Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series जिसमें हम जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी पे बात कर रहे हैं। अभी तक इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज 4th लेक्चर है इस सीरीज़ का। आज किन टॉपिक्स पे बात करनी है अभी हम स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। जो लोग इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और जिन लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और आप जो है वो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस ज्योग्राफी की सीरीज़ के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। तीनों का जो लिंक है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। किन टॉपिक्स पे बात करनी है एकदम आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार ये लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको भी कनेक्ट कर देता हूँ पिछले टॉपिक से। जो लोग फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे और आज किस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो बात जो है वो हमने जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट की थी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए और हमने जो कंप्लीट किया है टॉपिक वो है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। इस टॉपिक पे हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए जिसमें पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ इंटीरियर। फिर लेक्चर सेकंड में हमने उसी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जब जानने की कोशिश की तो एक इनडायरेक्ट सोर्स था हमारा सिस्मिक वेव्स, उस पर हमने डिटेल बात की। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स, देन वी हैव क्लासिफाइड देम इन बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, देन फर्दर क्लासिफाइड देम इन पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स एंड आर वेव्स। ये पूरी बात जो है वो सेकेंड लेक्चर में हुई थी। और लेक्चर थर्ड में जो है वो हमने बात की थी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो हमारा अर्थ का था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और उसमें फिर कुछ और भी लेयर्स थी जैसे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। इन पे हम लोग एक डिटेल्ड बात कर चुके थे, ठीक है। जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था जहाँ पे मैंने टॉपिक्स को सेपरेट किया था उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पता है हम लोग जो पहला पार्ट था हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे हम उसी टॉपिक्स में सेकंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था टेक्टोनिक्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या टेक्टोनिक्स में आज हम पढ़ेंगे और कैसे इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो मेन कंटेंट है जिस टॉपिक पे आज बात करनी है वो क्या होगा। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्टोनिक्स, मतलब टेक्टोनिक्स जो है वो क्या है। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक जो टेक्टोनिक्स को समझने के लिए आए हैं, जैसे जब हमने अर्थ के इंटीरियर की बात की थी तो अर्थ को इंटीरियर को समझने के लिए हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, और कैसे वो कॉन्सेप्ट पता चला था, वैसे ही आज जब पहला हमारा टॉपिक होगा टेक्टोनिक्स, तो टेक्टोनिक्स को समझने के लिए जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो कैसे आए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे उनकी प्रोग्रेस हुई है, वो पूरी बात करेंगे। फिर आज जो पहला कॉन्सेप्ट है उसी सीरीज़ में वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। ही इज़ द पर्सन हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। देन इसमें भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के 3 पार्ट्स हमने किए हैं। पहली बात जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है, उसके पीछे फोर्सेस क्या थे। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ एविडेंस दिए कि हाँ एक्चुअली में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, वो एविडेंसेस क्या थे, और लास्ट में क्या इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स रहे और कैसे फिर इसके आगे फर्दर जो है वो प्रोग्रेस हुई। वो सारी बातें हम एक एक करके लेक्चर्स में करेंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज़ एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर सीरीज़ विद मैक्सिमम पीपल। जितने लोगों को आप जानते हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिए। और हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो पहली बात, व्हाट इज़ टेक्टोनिक्स, मतलब टेक्टोनिक्स क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया और क्यों पढ़ना है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, अभी स्लाइड पे ध्यान मत दीजिए, व्हाट आई एम सेइंग जस्ट लिसन टू दैट एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। टेक्टोनिक की बात हम करें तो इट इज़ अ स्टडी और साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन लिथोस्फीयर। और व्हाट इज लिथोस्फीयर ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, वो आप प्रीवियस लेक्चर से समझ जाएंगे।
तो टेक्टोनिक्स क्या है? एक स्टडी है लिथोस्फीयर में जो भी डिफॉर्मेशंस होते हैं, ये हमने बात की थी, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होते रहते हैं। तो वो जो अर्थ सरफेस पे चेंज हो रहे हैं और वो जो लिथोस्फीयर में डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, उसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो होता है टेक्टोनिक्स। ठीक है, एक बार जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस, कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या है, ये तो हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी में पढ़ेंगे, बट व्हाट इज मेंटल, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड द प्रोसेस दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जस्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अर्थ क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, उसकी साइंटिफिक स्टडी ही टेक्टोनिक्स है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। और वो चेंजेस कैसे होते हैं? ड्यू टू कन्वेक्शन करंट और बाय फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वल्केनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो द सेम, इट इज बेसिकली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन इन द लिथोस्फीयर। ठीक है, जो भी लिथोस्फीयर में चेंजेस हो रहे हैं, डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, उन्हीं की स्टडी जो है वो टेक्टोनिक्स है। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। देन क्रस्ट, अपर मेंटल एंड एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है वही यहाँ पे बताया गया है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज लिथोस्फीयर। और भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। एंड द फोर्स प्रोड्यूसेस सच डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो चीज़ों की स्टडी है टेक्टोनिक्स। पहली चीज़, जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं या लिथोस्फीयर में डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं उनकी, और फिर वो उन फोर्सेस की भी जो ये डिफॉर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली इट इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशंस एंड इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट इज कॉजिंग दिस डिफॉर्मेशंस। ठीक है, इट डील्स विथ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एसोसिएटेड विथ माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है ज्योग्राफी में, दैट इज ओरोग्राफिक। जो ओरोग्राफिक मूवमेंट्स हैं या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं, उनकी स्टडी भी टेक्टोनिक्स ही है। और जो एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स दैट कॉजेस चेंजेस इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट में जो है वो दो तरह से चेंजेस होते हैं। जब हमने पहले पढ़ा था एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो दो तरह के होते हैं, मतलब ओरोग्राफिक एंड ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक। सो ओरोजेनिक आर माउंटेन बिल्डिंग एंड एपिरोजेनिक आर लैंड बिल्डिंग। ये चीज़ें हम जब अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द टेक्टोनिक। सो टेक्टोनिक इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन in the lithosphere and also the study of forces that causing these deformations. ठीक है, let's move on. तो ये टेक्टोनिक्स प्रोसेस को समझने के लिए अभी तक जो है वो चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं। चारों को ही हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज जिस कॉन्सेप्ट की बात करनी है वो है पहला कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, देन प्लेट टेक्टोनिक्स और कन्वेक्शन करंट थ्योरी। सबसे पहले हम आज ये पढ़ेंगे first, then second we'll study the convection current because it is the basis of sea floor spreading theory as well as plate tectonics. पहले convection current समझना जरूरी है, उसके बाद ही जो है वो sea floor spreading समझ आएगा और फिर plate tectonics. So this will be the third and last में हम पढ़ेंगे plate tectonics, जो कि सबसे modern theory है अभी तक की। ठीक है, अब आज का ये जो लेक्चर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है या ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से लगा सकते हैं। 2013 यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एंड डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। तो आज के लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर अबाउट, मतलब यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये आपको लिखना ही है। इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ये हैं चारों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द लास्ट वन इज प्लेट टेक्टोनिक्स। यूपीएससी मेंस में 2013 में पूछा गया है। यू कैन चेक इट ऑन गूगल एज वेल। जीएस पेपर 1 आप टाइप करेंगे 2013 का तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब पहले मैं आपको पूरी थ्योरी जो है वो समझा देता हूँ, फिर जो भी बात है वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि क्या था। बहुत सिंपल है। ठीक है,
एल्फ्रेड वेगनर, ही वॉज द पर्सन हु गेव द थ्योरी। आपने कभी पजल वाला गेम खेला होगा जिसमें अगर आप देखते हैं तो कुछ, अगर एक ब्लॉक ऐसा बना हुआ है तो दूसरे ब्लॉक का जो शेप है वो ऐसा होता है और ये जो दोनों है वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे कुछ पजल्स वाले गेम खेले होंगे जिसमें ऐसे कुछ ब्लॉक्स आपको बने मिलते हैं। ठीक है, और फिर जो दूसरे का शेप होता है वो जस्ट इसका काउंटर पार्ट होता है एंड दे जस्ट कंप्लीटेड ईच अदर। ठीक है, ऐसे कुछ शेप्स होते हैं। ठीक है, यही जो पजल है यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का बेस है। एल्फ्रेड वेगनर ने ऑब्जर्व किया, मतलब जो थ्योरी में उन्होंने बात बताई कि दिस इज योर अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो ये लैंड मान लीजिए आप इसको, दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर पार्ट, दिस इज योर ओशनिक पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज योर लैंड। ठीक है, तो ही सेड दिस लैंड वॉज वन ओनली। ठीक है, जो आज जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब कभी एक सिंगल लैंड मास का पार्ट हुआ करते थे, ये उन्होंने बात बताई। इसको बोला उन्होंने पेंजिया। ठीक है, अ बिग लैंड मास। और ये जो एक पूरा ओशन उन्होंने बताया इसको बोला पैंथालासा। फिर ही सेड कि ये जो एक अर्थ का पार्ट था ये ब्रेक डाउन हुआ कुछ पार्ट्स में और फिर उन्होंने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया। ये वाला पार्ट जो है वो कहीं इधर मूव करने लगा, ये पार्ट इधर कहीं मूव करने लगा, ये पार्ट इधर कहीं मूव करने लगा और ये इधर कहीं मूव करने लगा। ठीक है, सो दिस इज द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, बस अब इसके बाद अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो पूरी थ्योरी जो है वो बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बातें बोली हैं वो एक एक करके अभी हम पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, द थ्योरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, according to Alfred Wegener, continental drift, all continentals were one single continent or supercontinent, that is Pangaea, just we have discussed in previous slide। और एक मेगा ओशन था उसके आसपास जिसको आपने बोला पैंथालासा। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, पेंजिया इज द होल सुपर कॉन्टिनेंट एंड पैंथालासा इज द कंप्लीट ओशन। ठीक, अब एल्फ्रेड वेगनर ने उस टाइम जो है वो इनिशियल थ्योरी में बताया नहीं था कि ये मूवमेंट क्यों हुआ। ही सेड कि बस कॉन्टिनेंट जो है वो लैंडमास ब्रेक हुआ और फिर जो है उसका मूवमेंट हुआ, बट मूवमेंट के पीछे रीजन क्या था वो बहुत क्लैरिफाई नहीं कर पाया था। सो बाद में ये जो मेंटल के कन्वेक्शन की थ्योरी ऑर्थर होम्स ने दी है ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, द सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया एंड मेगा ओशन इज पैंथालासा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगन टू स्प्लिट इन बिफोर 200 मिलियन ईयर्स अगो। और पहले जो पेंजिया है वो दो बिग कॉन्टिनेंटल लैंडमास में ब्रेक हुआ। द फर्स्ट वन इज गोंडवाना लैंड, इंडिया जिसका पार्ट माना जाता है, एंड द सेकेंड वन इज लॉरेशिया। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है वो सदर्न पार्ट हुआ और लॉरेशिया जो है वो नदर्न पार्ट हुआ। ठीक है, और लेटर गोंडवाना एंड लॉरेशिया कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन इन सेवरल स्मॉल कॉन्टिनेंट्स। और फिर यही दोनों पार्ट जो है वो ब्रेक होके टोटल 7 पार्ट्स बने जो आज आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये बात जो है एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कही। अब उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बताया गया है कि हाउ द थ्योरी वाज। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट लैंड मास, दिस इज पेंजिया, एंड ये जो वाटरी पूरा पार्ट दिख रहा है दिस इज पैंथालासा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ये जो पेंजिया था ये 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, ऐसे कुछ, जो नदर्न पार्ट है वो लॉरेशिया हुआ और जो सदर्न पार्ट है वो गोंडवाना हुआ। फिर यहाँ पे जो गोंडवाना है वो अलग अलग ब्रेक डाउन होके इधर अफ्रीका बन गया, इधर और स्मॉलर पार्ट्स में टूट के साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और जो लॉरेशिया था वो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ब्रेक हुआ। और फिर जो ये प्रेजेंट अभी हम देख रहे हैं अर्थ का जो भी ग्लोब है वो ऐसा कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, ये पेंजिया। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है वो एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में बताई। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, और भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। दिस इज योर पेंजिया, फिर इट इज़ द सेम डायग्राम, लॉरेशिया और गोंडवाना में ब्रेक हुआ और ब्रेक होते होते फिर फाइनली ये शेप जो है वो एक्वायर कर लिया। दिस इज योर प्रेजेंट एरा। ठीक है, अब इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि ऐसा हुआ था और ये थ्योरी सही है,
इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। ठीक है, पहला जो एविडेंस था वो था आपका मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दैट इज जिगसॉ फिट, जिसकी बात अभी हमने स्टार्टिंग में की थी कि हमने कभी सभी ने वो पजल वाला गेम खेला होगा जिसके ब्लॉक्स जो है वो कुछ ऐसे बने होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक काउंटर पार्ट आके जो है वो उसको कंबाइन कर देता है और ऐसे ये गेम जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। सो ऐसा ही जो जिग्सॉ फिट है वो उन्होंने देखा कि जब आप साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन देखते हैं तो वो कंप्लीट फिट हो जाती हैं अफ्रीका की कोस्ट लाइन में। ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं हम, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे पहले ये ऐसा था, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, और फिर ब्रेक होके जब ये अलग हुआ तो ये साउथ अमेरिका है आपका और ये अफ्रीका है। ठीक है, तो सेम बात उन्होंने बोली कि जो ये कोस्ट लाइन है साउथ अमेरिका और अफ्रीका की, ये एक दूसरे में एकदम कंप्लीट ऐसे जिग्सॉ के फिट जैसे फिट हो जाती हैं। सो उन्होंने बताया कि ये जो दोनों लैंड मास हैं ये कभी एक सिंगल लैंड मास का पार्ट रहे होंगे, और उन्होंने फिर बाकी चीज़ों को भी ऐसे ज्वाइन करके बताया कि इंडियन प्लेट जो है वो यहाँ पे कहीं रही होगी, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की बाउंड्रीज भी जो है वो ऐसे एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। तो ये जो पूरी बात है ये जिग्सॉ फिट वाला जो एक एविडेंस है उसको उन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस जो था वो था रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। उन्होंने बताया कि ओशंस के दो जो आप शोर्स देखते हैं अगर ओशंस के दो साइड के, तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो सेम एज की हैं। जैसे यहाँ पे जो एपेलिचियन माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पे जो कैलेडोनियन माउंटेन है यूरोप वाले साइड में। ठीक है, इन दोनों की जो रॉक्स की स्टडी की गई तो ये जो रॉक्स हैं ये सेम एज की हैं और इनका कंपोजिशन जो है वो भी सेम है। यहाँ वाली जो रॉक्स हैं वो भी सेम एज की हैं और ये वाली जो रॉक्स हैं अफ्रीका की ये भी सेम एज की है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा पार्ट है इनकी जो रॉक्स हैं वो सेम एज की हैं, उनका कंपोजिशन भी सेम है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एविडेंस कि ये जो पूरे चारों लैंड मास अलग अलग आज आपको दिख रहे हैं, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, वो कभी ना कभी एक ही पार्ट रहे होंगे या एक ही लैंड मास का पार्ट रहे होंगे। देन नेक्स्ट एविडेंस वाज टेलाइट। टेलाइट क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियराइजेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उन्हीं को आप टेलाइट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक मेड ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, अफ्रीका का लोअर पार्ट, साउथ अमेरिका का पार्ट, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट और ये जो इंडिया है, ये पार्ट कभी एक सिंगल लैंडमास का पार्ट थे और यहाँ से जो है वो ग्लेशियर्स के एविडेंस मिले हैं। अब इंडिया तो अभी ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ के सदर्न साइड में, मतलब जो आज आप प्रेजेंट साइड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला साइड, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे तो ग्लेशियर्स होने की अभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, बट यहाँ पे जो है वो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? और ये सारी ही जगह यहाँ पे जो मैप में आपको व्हाइट कलर की शो हो रही है इस डायग्राम में, यहाँ पे सारी जगह ग्लेशियर्स के डिपॉजिट मिले हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग द काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मास। ठीक है, इन सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया जो है वो अभी तो ऊपर की साइड है, बट इसके जो कुछ काउंटर पार्ट्स हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे मेडागास्कर, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इन सभी जगह पे जो है वो ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि इट ऑल्सो सपोर्ट्स कि ये सब जो है आइस एज के टाइम पे एक सिंगल लैंडमास का पार्ट रहे होंगे। दिस इज द थर्ड एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी बात उन्होंने की कि ब्राज़ील का जो कोस्ट है, इफ़ यू कंसिडर दिस इज योर साउथ अमेरिका, तो यहाँ कहीं आपके पास ब्राज़ील है, और अगर आप इसको ऐसे अफ्रीका मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्राज़ील मिलेगा और यहाँ पे है आपका घाना। तो ब्राज़ील में तो गोल्ड डिपॉजिट्स आपको मिलने बहुत कॉमन है, बट घाना में जब गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं तो यहाँ पे उनकी जो सोर्स रॉक है जो गोल्ड के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको घाना में नहीं मिलती, बट घाना में जो है वो गोल्ड डिपॉजिट्स आपको मिल जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि घाना वॉज पार्ट ऑफ दिस ब्राज़ील रीजन इन एंशिएंट टाइम बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड अलोंग द घाना कोस्ट, ठीक है, कंप्लीट द लेक सोर्स रॉक। ठीक है, जो सोर्स रॉक है उसका जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस नहीं मिलता है। द गोल्ड बेयरिंग वेंस आर प्रेजेंट इन ब्राज़ील एंड इट इज एविडेंट दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना इन अफ्रीका आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
ब्राज़ील प्लेट्यू फ्रॉम द टाइम ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स वर द बिसाइड्स ईच अदर। तो वही बात उन्होंने बोली कि जब ये साउथ अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, और ये जो अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पे आपका घाना है, तो यहाँ पे दोनों जगह गोल्ड मिलता है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ये दोनों एक सिंगल लैंड मास का पार्ट रहे होंगे जब पैंजिया ब्रेकडाउन नहीं हुआ उसके पहले। और लास्ट जो डिपॉजिट था वो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यहाँ पे उन्होंने बात बोली कि कुछ स्पीशीज हैं जो अभी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती हैं, बट उनके जो फॉसिल्स हैं वो पुराने टाइम से अलग अलग जगह पे उन्होंने इकट्ठे किए। तो बताया कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये इतना ज़्यादा ट्रैवल तो कर नहीं सकती थी कि इंडिया से कोई स्पीशीज़ ट्रैवल करके अफ्रीका चली गई, वहाँ उसके जो है वो फॉसिल्स मिल रहे हैं, वही स्पीशीज़ अंटार्कटिका चली गई, वहाँ भी उसके फॉसिल्स मिल रहे हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि तीनों जगह पे सेम स्पीशीज़ का इवोल्यूशन सेम टाइम पे हुआ हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो बहुत कम थी। तो उन्होंने फिर ये कुछ जो है वो बातें बताई, जैसे कि ये एक स्पीशीज़ है, इसके जो आपको फॉसिल्स हैं वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिल जाते हैं। ये एक स्पीशीज़ है, इसके जो फॉसिल्स हैं वो आपको अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका में मिलते हैं। बट अभी जो प्रेजेंट एरा में ये जो तीनों कॉन्टिनेंट्स की आप बात करते हैं या तीनों प्लेसेस की बात करते हैं, ये तीनों अभी जो है वो बहुत अलग अलग कंडीशंस में हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई स्पीशीज़ यहाँ पे सेम टाइम पे इवॉल्व हुई हो। ठीक है, ये मेसोसॉरस जो है ये एक क्रिएचर है जो ब्रैकिश वाटर में रहता है या फ्रेश वाटर में रहता है। अब उसके जो फॉसिल्स है वो यहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट पे भी मिल रहे हैं और अफ्रीकन कोस्ट पे भी मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग फीचर था जिसको उन्होंने कंक्लूड किया अपनी थ्योरी में, और बताया कि ये जो फॉसिल्स हैं ये इसीलिए सेम प्लेसेस पे मिल रहे हैं, मतलब एक साथ मिल रहे हैं, बिकॉज ये जो सारी प्लेसेस हैं ये कभी न कभी एक सेम लैंड मास का पार्ट रही होंगी। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट एविडेंस ही गेव। ठीक है, 5 एविडेंसेस की हमने अभी तक बात की। फर्स्ट वॉज जिग्सॉफिट, देन प्लेसर डिपॉजिट्स, देन रॉक्स ऑफ सेम एज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और एक और एविडेंस हमने अभी पढ़ा था। तो ये 5 एविडेंस की हमने बात की, जिनको कंक्लूड करके उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है वो कंसोलिडेट किया था। बट यहाँ पे कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि ठीक है हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब कभी एक सिंगल लैंड मास जो आप पैंजिया बता रहे हैं उसका पार्ट रहे होंगे, बट जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस ब्रेकडाउन, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि ये जो कॉन्टिनेंट था या जो सुपर कॉन्टिनेंट आप बता रहे हैं पैंजिया वो ब्रेक हुआ, वैसे कौन से फोर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इस ब्रेकडाउन के लिए, वो क्या थे, वो सारी बातों से जब उनको पूछा गया तो ही वॉज अनेबल टू आंसर। ठीक है, पहले तो उन्होंने अपनी थ्योरी में उस बात को बताया नहीं, और जब उनसे पूछा गया तो ही गेव एक्सप्लेनेशंस बट दे वर नॉट सफिशिएंट, दोज एक्सप्लेनेशन वर नॉट सफिशिएंट टू कंसोलिडेट हिज थ्योरी। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या एविडेंसेस थे। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, जब उनसे बात की गई कि व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, या क्या फोर्स थे जिसकी वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकडाउन हुआ और फिर ब्रेकडाउन होते चला गया, तो उन्होंने बोला कि जो फोर्सेस उसके पीछे हैं वो है टाइडल फोर्स एंड पोल फ्लीइंग फोर्स। अब पोल फ्लीइंग फोर्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स या पोल फ्लीइंग फोर्स। फिर बोला गया टाइडल फोर्स, तो टाइडल फोर्स दैट फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि ये एक लैंडमास को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो जो है वो सफिशिएंट नहीं था इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि इन दो फोर्सेस की वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट्स ब्रेकडाउन हुए होंगे। ठीक है, द सेकेंड फोर्स वॉज टाइडल फोर्स, दो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स कंसिडर दिस फोर्सेस टू बी टोटली इनसफिशिएंट। ये जो फोर्सेस हैं ये टोटली इनसफिशिएंट थे इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि इन दो फोर्सेस की वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट ब्रेकडाउन हुए हैं। ठीक है, और अब ड्रॉबैक्स पे बात कर लेते हैं। तो यही जो है वो ड्रॉबैक्स रहे इस थ्योरी के। ठीक है, वेगनर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द ड्रिफ्ट। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि ये जो ड्रिफ्ट है ये मेसोजोइक एरा में स्टार्ट हुआ। मेसोजोइक एरा क्या है, अभी हमने अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ा है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको कंसीडर कर लीजिए, इट इज़ अ टाइम पीरियड। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि जो पैंजिया का बैकग्राउंड है वो मेसोजोइक एरा से स्टार्ट हुआ। देन अगर उनसे पूछा कि उसके पहले क्यों नहीं हुआ तो ही वॉज अनेबल टू आंसर।
द थ्योरी डजंट कंसिडर द ओशंस। अब इसमें उन्होंने सिर्फ जो है वो कॉन्टिनेंट्स की बात की, ओशंस पे कोई बात ही नहीं की। जो भी उन्होंने प्रूफ्स दिए, एविडेंसेस दिए, वो बहुत जनरलिस्टिक थे, कोइंसिडेंस हो सकते हैं ऐसा माना गया, ठीक है। और जो फोर्सेस की बात की उन्होंने, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो ओशंस के वाटर की वजह से लग रहा था, या टाइडल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट दीज फोर्सेस वर क्वाइट इनसफिशिएंट ड्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन, ठीक है। इनकी वजह से जो है कॉन्टिनेंट ब्रेक नहीं हो सकता, या इतना स्ट्रॉन्ग लैंड मास ब्रेक नहीं हो सकता। तो फिर इन सारी बातों को जो है वो नकार दिया गया कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो बातें बोली हैं वो सही है, ठीक है। और फिर मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स में जब बात हुई तो हमने माना तो कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बट उसके जो एक्सप्लेनेशंस थे ब्रेकडाउन के वो कुछ अलग थे, ठीक है। इसके बाद की थ्योरीज में हम उन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। तो बाद की थ्योरीज में जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट हुआ, दैट्स वाई अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वो ऑब्सोलेट हो गई। बस जो है वो पेंजिया वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। होप आज के लेक्चर में आपको बात जो है वो पूरी समझ आई होगी। अभी हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो जो आपको मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड व्हाट आर द एविडेंस, वो आप आंसर लिखेंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। यूपीएससी मेंस 2013 का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू राइट दैट आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या बात करेंगे हम, उसमें हम बात करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी की, ठीक है, विच इज़ द बेस फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड ऑल्सो फॉर द प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। सो डिटेल में हम इनकी बात करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको जो है वो हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।